नमस्कार दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के क्लास के अंदर हमने तापमान पर आधारित वैद्युतिक मापक यंत्रों के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा कि तापमान के आधार पर जो वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं वो दो प्रकार के, एक था हॉट वायर यंत्र यानी कि तापक तंतु यंत्र और दूसरा था आपका कौन सा, थर्मोकपल। दोनों ही यंत्रों की सहायता से अपन क्या करते हैं, उच्च आवर्ती वाली विद्युत धाराओं का क्या करते हैं, मापन कर। तो इन हॉट वायर यंत्रों के बारे में हमने लास्ट की क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम एक नए मापक यंत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उस मापक यंत्र का नाम है फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर को हिंदी में हम आवर्ती मीटर कहते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम आवर्ती मीटर के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आवर्ती मीटर क्या होता है, इसकी सहायता से किस प्रकार राशियों का मापन किया जाता है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं और इस टॉपिक से हमारे एग्जाम्स के अंदर किस किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब बातों की आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्या, तो आज का हमारा टॉपिक है आवर्ती मीटर। क्या है आपका, आवर्ती मीटर। देखिए, जो आवर्ती मीटर है ना, इसी को ही इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर। इसी को ही अपन इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी मीटर। तो आपसे यदि आवर्ती मीटर के बारे में पूछे या फिर फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में पूछे, एक ही बात है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी राशि एक सेकंड के अंदर जितने चक्कर काटती है वही क्या कहलाती है, उसकी आवर्ती। और आवर्ती का मात्रक क्या होता है आपका, हर्ट्ज होता है। तो किसी भी प्रत्यावर्ती राशि की आवर्ती का मान पता करने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, आपका फ्रीक्वेंसी मीटर या आवर्ती मीटर कहलाता है। तो इसके अंदर क्या लिखोगे कि इसकी सहायता से क्या, इसकी सहायता से एसी परिपथों की, कौन से परिपथों की, एसी। अब डीसी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि डीसी की आवर्ती का मान कितना होता है, 0 हर्ट्ज होता है, तो उसका तो हमको मान पता करने की आवश्यकता ही नहीं है। एसी की आवर्ती कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो जो एसी परिपथ है, एसी परिपथों की, एसी परिपथों की आवृत्ति का, एसी परिपथों की आवर्ती का मान ज्ञात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मीटर का उपयोग कहां पर करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी मीटर की सहायता से हम एसी परिपथों की आवर्ती का मान ज्ञात करते हैं। अब ये चीज तो आपको पता ही है कि एसी की आवर्ती होती है वो 50 हर्ट्ज होती है और डीसी की आवर्ती कितनी होती है आपकी, 0 हर्ट्ज होती है। इसके बाद में आती है कि ये जो आवर्ती मीटर है, क्या आवर्ती मीटर 3 प्रकार के होते हैं। क्या आवर्ती मीटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि हम 3 प्रकार के आवर्ती मीटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो आवर्ती मीटर आता है वो आता है आपका रीड प्रकार का, रीड प्रकार का आवर्ती मीटर। तो सबसे पहला मीटर कौन सा है आपका, रीड प्रकार का आवर्ती मीटर। कौन सा है, रीड। सेकंड नंबर पे जो माप आपका आवर्ती मीटर आता है वो आता है आपका डायनामो प्रकार का, या फिर डायनामिक, क्या बोल सकते हैं, डायनामिक। या फिर कौन सा, सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपका, डायनामिक आवर्ती मीटर। और तीसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा मूविंग आयरन। क्या, मूविंग आयरन आवर्ती मीटर। तो हम कितने प्रकार के आवर्ती मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आज की क्लास के अंदर हम 3 प्रकार के आवर्ती मीटर देखेंगे। सबसे पहला जो आवर्ती मीटर होगा वो होगा आपका रीड प्रकार का आवर्ती मीटर। सेकंड नंबर पे जो नंबर आएगा वो होगा डायनामिक आवर्ती मीटर और थर्ड नंबर पे होगा मूविंग आवर्ती मीटर।
यानी कि फ्रीक्वेंसी मीटर। तो ये चीज तो आपको पता चल गई कि फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है, किस राशि का मापन होता है और कितने प्रकार के होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर्स के बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रीड प्रकार का आवर्ती मीटर। कौन सा? रीड प्रकार का आवर्ती मीटर। तो देखिए पहला मीटर कौन सा आता है, तो आपका पहला मापक यंत्र आता है कौन सा, रीड प्रकार का। रीड प्रकार का आवर्ती मीटर, यानी कि रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। तो देखिए रीड प्रकार का आवर्ती मीटर या रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर कैसा होता है उसके बारे में देखिए। तो देखिए रीड प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर है, तो आपको इसके अंदर याद रखना है कि यह आवर्ती मीटर, क्या यह आवर्ती मीटर पदार्थों की प्राकृतिक कंपन आवृत्ति पर, पदार्थों की प्राकृतिक कंपन आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब ये प्राकृतिक कंपन आवृत्ति क्या होती है, तो देखिए प्रत्येक पदार्थ के अंदर जब हम बाहर से कोई बल लगाते हैं तो उस पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, अर्थात वो पदार्थ होता है वो कंपन करने लग जाता है। अब ये कंपन क्या होते हैं, प्रत्येक पदार्थ के अंदर इनका मान अलग अलग होता है। कोई पदार्थ तो बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक कंपन करते रहते हैं, लेकिन कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर कंपन है वो तुरंत क्या हो जाते हैं, आपके समाप्त हो जाते हैं। जैसे आपका ये बोर्ड है, इसके मैंने यहाँ पर चोट मारी तो अब ये क्या करेगा, वाइब्रेशंस कर रहा है, इसके अंदर क्या पैदा हो गए, कंपन्स पैदा हो गए। अब इस पदार्थ के अंदर जो कंपन्स पैदा होंगे उसके मान अलग होंगे। अगर मैं किसी टेबल के ऊपर मारता हूं तो उस टेबल के अंदर जो कंपन उत्पन्न होंगे उसका मान क्या होगा, अलग। तो प्रत्येक पदार्थ के अंदर प्राकृतिक कंपन आवृत्ति का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। और ये जो आपका रीड टाइप का फ्रीक्वेंसी मीटर है वो पदार्थों की प्राकृतिक कंपन आवृत्ति पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, यानी कि वैद्युतिक चुंबक होता है। उस वैद्युतिक चुंबक के पास हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को उसके पास में क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। अब प्रत्येक पत्ती का जो आकार होता है वो क्या होता है, आपका भिन्न भिन्न होता है। और प्रत्येक पत्ती की जो कंपन आवृत्ति है उसका मान भी क्या होता है, आपका अनिश्चित होता है। तो देखिए इस मीटर के अंदर क्या, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। फिर आगे लिखोगे इसमें सिलिकॉन स्टील की पतली पतली सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें रीड कहा जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रीड। तो इसके अंदर क्या होती है, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियां होती है और उन पत्तियों को हम क्या कहते हैं, रीड कहते हैं। इसके साथ इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो देखिए इसका डायग्राम देखिए, देखिए बोर्ड पे आपको इसका डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस बोर्ड पे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है उसके अंदर यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये पूरा जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना आपको, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक है। ये कोर है और इस कोर के ऊपर हमने ये तांबे की क्या लगा रखी है, वाइंडिंग लगा रखी है। तो ये तो क्या हो गया आपका विद्युत चुंबक। तो इस मापक यंत्र के अंदर एक तो क्या होता है, विद्युत चुंबक होता है।
फिर इसके ऊपर यहाँ पे देखिए ये जो एल आकार की है, ये एल आकार की क्या है, इसके अंदर ये लोहे की या सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियां हैं, और इन सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को क्या कहा जाता है, रीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीड। तो ये क्या हो गई आपकी रीड हो गई। अब देखिए रीड के अंदर दो सिरे होते हैं, एक तो होता है इसका ऊपर वाला सिरा जो क्या होता है आपका फ्री, देखो लिखा हुआ है फ्री एंड। फ्री एंड का मतलब होता है स्वतंत्र होता है, अर्थात ये सिरा क्या हो सकता है, आगे पीछे या वाइब्रेशंस क्या कर सकता है, उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन इसका नीचे वाला सिरा होता है एक इसका नीचे वाला सिरा होता है जो कौन सा होता है, फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड का मतलब स्थायी सिरा होता है, अर्थात इसका निचले वाला सिरा है उसको तो हम किसी भी फाउंडेशन के साथ क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और जबकि इन रीड्स का जो ऊपर वाला सिरा है उसको क्या रखा जाता है, स्वतंत्र रखा जाता है। अब देखिए ये रीड क्या है, इस वैद्युत चुंबक के बिल्कुल कहां स्थित है, पास में स्थित है। फिर इस विद्युत चुंबक को दूसरी तरफ देखिए, उस तरफ से हम क्या करते हैं, इसको एसी सप्लाई, देखिए यहां से ये वाला, तो यहां से इसको हमने क्या दे रखी है, एसी सप्लाई। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को जैसे हम एसी सप्लाई देंगे तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या रखी हुई है, रीड रखी हुई है। तो जब ये रीड पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होगा तो ये रीड उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगी, आकर्षित होगी। अब कौन सी सप्लाई है आपकी, एसी। तो इस रीड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या हो जाएगा, इन रीड के अंदर वाइब्रेशंस पैदा हो जाएगा। अब क्या होगा, एक तो रीड के अंदर जो वाइब्रेशंस पैदा हो रहा है वो तो एक तो हो रहा है उसका प्राकृतिक वाइब्रेशन है, और दूसरा इस चुंबक के कारण भी उसके अंदर क्या हुआ है, वाइब्रेशंस पैदा हुआ है। अर्थात रीड के अंदर दो कारणों से कंपन पैदा होते हैं। एक तो इस विद्युत चुंबक के कारण कंपन पैदा होते हैं, और एक इनको उनका खुद का स्वयं का क्या होता है, प्राकृतिक कंपन की क्या होती है, आवृत्ति। अब जिस रीड की प्राकृतिक आवृत्ति का मान इस विद्युत चुंबक की आवृत्ति के बराबर होगा, वो रीड क्या करेगी, बहुत तेजी से बहुत ज्यादा आयाम के साथ क्या करेगी, आपका वाइब्रेशंस करेगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो रीड वाले सिरे हैं इन सिरों को हम ध्यान से देखेंगे। जो रीड बहुत तेज आयाम के साथ, बहुत ज्यादा आयाम के साथ कंपन कर रही है, उस रीड पर जो वैल्यू लिखी हुई है वही क्या होगी, इस विद्युत जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हुए उसको हमने सप्लाई दी है उसकी आवृत्ति का क्या होगा, मान होगा। तो समझ में आया कि इसमें सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों का प्रयोग हो जाता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, रीड कहते हैं। क्या कहते हैं, रीड। फिर इसमें आगे क्या लिखोगे, इन रीड का निचला सिरा, इन रीड का निचला सिरा स्थायी रहता है, स्थायी, तथा ऊपरी सिरा क्या होता है आपका, स्वतंत्र रहता है। क्या रहता है आपका, स्वतंत्र। तो रीड का जो निचला सिरा है वो तो क्या होता है आपका स्थायी, और ऊपरी सिरा क्या होता है आपका, स्वतंत्र होता है। फिर आप क्या लिखोगे, इसका ऊपरी सिरा मुड़ा हुआ रहता है, जिसे सफेद रंग से पेंट किया जाता है, यानी कि सफेद रंग से रंगा जाता है, और इसका और ऊपर का सिरा क्या होता है आपका, मुड़ा हुआ रहता है। इन पर आवृत्ति का मान अंकित रहता है। इन पर क्या होता है, आवर्ती का मान क्या रहता है आपका, अंकित रहता है। अब क्या होगा, जैसे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैं एसी सप्लाई के साथ जोड़ूंगा, कौन सी सप्लाई के साथ, जिस सप्लाई की हमको आवर्ती का मान ज्ञात करना है, उस सप्लाई के समांतर क्रम में जैसे इस मापक यंत्र को जोड़ूंगा तो इस मैग्नेट के अंदर, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये रीड क्या करेगी, वो चुंबकीय क्षेत्र इन रीड को आकर्षित करेगी, अर्थात इन रीड के अंदर क्या पैदा कर देगी, कंपन पैदा कर देगी। अब एक तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण कंपन आ रहे हैं, और एक इनकी जो रीड थी इनकी प्राकृतिक कंपन है। अब जिस रीड के प्राकृतिक कंपन इस चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के बराबर हो जाएगा, वो रीड क्या होगी आपके तेज आयाम या बहुत अधिक आयाम के साथ कंपन करेगी, और जो रीड बहुत ज्यादा आयाम के साथ कंपन करेगी वही क्या होगा, उस वैद्युतिक राशि की आवर्ती का मान होगा।
समझ में आया किस प्रकार से काम करता है? तो इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर आगे का लिखवाता हूं। तो इसका ऊपरी सिरा मुड़ा हुआ रहता है जो सफेद रंग से पेंट होता है, और इस पर क्या होता है, आवर्ती का मान क्या होता है आपका अंकित रहता है। फिर देखिए, जो आपका फ्रीक्वेंसी मीटर होता है ना, उसको अपन क्या करते हैं, परिपथ के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। जैसे हमने वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, वैसे ही फ्रीक्वेंसी मीटर को क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर मतलब आवर्ती मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। समांतर क्रम में संयोजित, तो फ्रीक्वेंसी मीटर है उसको हम परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। फिर आगे क्या लिखोगे, आवर्ती मीटर को सप्लाई परिपथ, सप्लाई के साथ संयोजित करने पर, सप्लाई के साथ संयोजित करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेट में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये जो रीड है, जिसके कारण ये जो क्या है, रीड, जिसके कारण ये रीड कंपन करने लगती, कंपन करने लगती है, जिसके कारण ये रीड क्या होती है आपकी, कंपन करने लगती है। अब क्या लिखोगे, जिस रीड की प्राकृतिक कंपन आवृत्ति, प्राकृतिक कंपन आवृत्ति का मान इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इलेक्ट्रोमैग्नेट की आवृत्ति के बराबर होगा, के बराबर होगा वह रीड, वह रीड उच्च आयाम, उच्च आयाम के साथ कंपन करती। क्या लिखा मैंने, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को जैसे ही मैंने सप्लाई के साथ संयोजित किया, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या आया, चुंबकीय क्षेत्र आया, और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये रीड क्या होगी आपकी, कंपन करने लगेगी। अब ये जो रीड कंपन कर रही है उसकी एक प्राकृतिक कंपन आवृत्ति है। यदि जिस रीड की प्राकृतिक कंपन आवृत्ति का मान इलेक्ट्रोमैग्नेट की आवृत्ति के बराबर होगा, वह रीड है उच्च आयाम के साथ क्या करेगी, कंपन करेगी। तो हम सभी रीड को ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब जो रीड तेज आयाम के साथ कंपन कर रही है वही हमारी क्या होगी, सप्लाई, जो भी सप्लाई है उसकी क्या होगा, आवृत्ति का मान होगा। तो समझ में आया, जिस रीड की कंपन आवृत्ति का मान इलेक्ट्रोमैग्नेट की आवृत्ति के बराबर होता है, वह रीड क्या होती है आपके उच्च आयाम के साथ कंपन करती है। फिर आगे लिखोगे कि इस उच्च आयाम के साथ क्या करती है, कंपन। तो उच्च आयाम के साथ, उच्च आयाम के साथ कंपन करने वाली, कंपन करने वाली रीड, कंपन करने वाली रीड की आवृत्ति की सप्लाई स्रोत, सप्लाई स्रोत की आवृत्ति, सप्लाई स्रोत की आवृत्ति का मान होगा।
अर्थात जो रीड तेज आयाम के साथ कंपन कर रही है वही हमारे सप्लाई स्रोत की क्या होगी, आवृत्ति। चीजें समझ में आई? तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, रीड प्रकार के आवर्ती मीटर की सहायता से किसी भी सप्लाई की आवृत्ति का मान ज्ञात कर लें। अब देखिए थोड़ा सा हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वाले टॉपिक्स के अंदर, वो देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो उनको और मैं लिखवा देता हूँ। एक तो आपसे पूछा जाता है कि इन रीड के अंदर इन रीड का आकार कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम सिलिकॉन स्टील की जो पतली पतली पत्तियां काम में ले रहे हैं, इनका आकार क्या होता है, चौड़ाई तो होती है 4 mm और मोटाई होती है 0.5 mm। तो आप याद रखोगे इन रीड की चौड़ाई 4 mm तथा मोटाई क्या होती है 0.5 mm, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं 1/2 mm। तो इसकी चौड़ाई तो होती है 4 mm और मोटाई कितनी होती है 0.5 mm होती है। क्या फिर आगे क्या लिखोगे, प्रत्येक रीड के बीच कंपन आवृत्ति में 0.5 हर्ट्ज या फिर आप क्या बोल सकते हो 1/2 हर्ट्ज का अंतर रखा जाता है, तो प्रत्येक रीड के बीच में जो कंपन आवृत्ति होती है उसके बीच में कितने का अंतर होता है, तो 0.5 हर्ट्ज या 1/2 हर्ट्ज आवृत्ति का अंतर रखा जाता है। फिर क्या लिखोगे, इसकी आवर्ती रेंज या आवर्ती मापन सीमा, इसकी आवर्ती मापन सीमा कम होती है। क्या होती है, कम, यानी कि 47 हर्ट्ज से लेकर 53 हर्ट्ज कम होती है। फिर आगे क्या लिखोगे, यह फ्रीक्वेंसी का, यह आवर्ती का, तो यह आवर्ती का यथार्थ मान, यथार्थ का मतलब सही मान, यथार्थ मान प्रदर्शित नहीं करता, तो ये कौन सा मापक यंत्र हो गया आपका, रीड प्रकार का मापक यंत्र हो गया। कि रीड प्रकार का मापक यंत्र क्या होता है, किस प्रकार से आवृत्ति का मापन करता है। तो ये जो पदार्थ है उस पदार्थ की प्राकृतिक कंपन आवृत्ति पर निर्भर करता है। सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियां होती है, उनको क्या करते हैं अपन, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास में स्थापित कर देते हैं। इन जो पत्तियां होती है उनकी चौड़ाई 4 mm, मोटाई 0.5 mm होती है। प्रत्येक जो पत्ती है या रीड है उसके बीच में 0.5 हर्ट्ज की आवृत्ति का क्या रखा जाता है, अंतर रखा जाता है। फिर इन रीड्स को बढ़ते हुए आवृत्ति के कंपन्स के अनुसार स्थापित कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जैसे धारा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इन रीड के अंदर एक और कंपन पैदा हो जाएगा। तो एक तो इनका खुद का प्राकृतिक कंपन था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण कंपन पैदा हो गया। अब इसके अंदर दो चीजों के कारण इन रीडों के अंदर वाइब्रेशंस पैदा हो रहा है। अब जिस रीड की प्राकृतिक कंपन आवृत्ति का मान विद्युत चुंबक की कंपन आवृत्ति के बराबर होगा, वो रीड तेज आयाम के साथ कंपन करेगी। और हम देखेंगे कि जो रीड तेज आयाम के साथ कंपन कर रही है वही हमारे आवृत्ति का मान हो जाएगा। तो देखिए ये तो आवर्ती मीटर की जो अंदर की संरचना थी। मैं आपको बताता हूं कि जो आवर्ती मीटर होता है उसको यदि आप बाहर से देखोगे तो देखिए बाहर से किस प्रकार से दिखाई देता है। देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका फ्रीक्वेंसी मीटर है। ये आपका कहां से दिखाई दे रहा है, आपके सामने से फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू है तो देखिए यहां पर अपन को क्या दिखाई दे रही है, सिर्फ क्या यहां पर अपन को सामने से क्या दिखाई दे रही है, तो यहां पर सामने से देखिए हमको सिर्फ दिखाई दे रही है रीड। वो रीड के अंदर जो एल आकार की स्पेस थी जिसका ऊपर का सिरा कौन से रंग से रंगा हुआ था, सफेद रंग से रंगा हुआ था, केवल वही हिस्सा हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखिए इसके पैमाने पर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, बीच में लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज, इधर लिखा हुआ है 45 और उधर लिखा हुआ है 55 हर्ट्ज। तो क्या होगा, अब ये जो रीड है, अब इस रीड के अंदर जो रीड
बहुत तेज आयाम के साथ कंपन्स करेगी, उस रीड के ऊपर जो आवृत्ति लिखी होगी वही क्या हो जाएगा, हमारा सप्लाई स्रोत की आवृत्ति का मान होता है। तो जब फ्रीक्वेंसी मीटर को हम यदि सामने से देखते हैं तो वो हमको इस प्रकार से दिखाई देता है। और कोई चित्र बना रखे हैं, देखिए और दूसरा भी चित्र है इसके अंदर, ये दे वाले, इस वाले को देखिए। अब ये वाला, ये तो क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है वो तो क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसके ऊपर हमने क्या लगा रखी है, रीड लगा रखी है। तो अभी मैंने आपको जो डायग्राम बताया था ना, उस डायग्राम के अंदर सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाई देता है, ये सिर्फ पत्तियां, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमको वहां पर दिखाई नहीं देती है। अब जैसे इस कॉइल्स के अंदर धारा प्रवाहित करेंगे तो कॉइल्स के ऊपर ये कोर लगी हुई है, तो कोर क्या बन जाएगी आपकी, चुंबक। अब इस चुंबक के कारण क्या होगी, इन रीड के अंदर क्या होगा, वाइब्रेशंस पैदा होंगे। क्या होंगे, इस रीड के अंदर क्या पैदा होंगे, वाइब्रेशंस। अब रीड के अंदर जो वाइब्रेशंस है, इस विद्युत चुंबक के वाइब्रेशंस से मैच करेंगे, वो रीड क्या होगी, तेज आयाम के साथ कंपन करेगी और हमको क्या बता देगी, सप्लाई स्रोत की आवृत्ति का मान क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। तो ये आपका कौन सा मापक यंत्र हो गया, तो ये हो गया आपका रीड प्रकार का मापक यंत्र। बताइए समझ में आए? तो जो डाटा मैंने आपको लिखा है उस डाटे को आपको पूरा का पूरा क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है। अब हमने सेकंड प्रकार का जो मापक यंत्र हम पढ़ेंगे, वो सेकंड प्रकार का मापक यंत्र कौन सा होगा, तो सेकंड प्रकार का मापक यंत्र होगा आपका डायनामिक प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। कौन सा आपका, डायनामिक प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। तो देखिए डायनामिक प्रकार का जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है उसकी संरचना जो रीड प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर होता है उसकी तुलना में क्या होती है, अलग होती है। डायनामिक प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर के अंदर क्या होता है, पीएमएमसी यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर को हम मूविंग कॉइल फ्रीक्वेंसी मीटर के नाम से भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, अर्थात इसको अपन मूविंग कॉइल फ्रीक्वेंसी मीटर भी कह सकते हैं। तो दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर कौन सा होगा, तो दूसरा फ्रीक्वेंसी मीटर होगा आपका डायनामिक। कौन सा होगा आपका, डायनामिक आवर्ती मीटर। क्या होगा सेकंड नंबर पे, डायनामिक आवर्ती मीटर। डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर। देखिए डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर की सबसे पहले हम संरचना समझते हैं कि डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर होती है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो देखिए डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर के अंदर दो वैद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है या दो कॉइल्स का उपयोग किया जाता है। ये दोनों कॉइल्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर क्या की जाती है, स्थापित की जाती है। अब ये जो डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर है ये डीसी, देखिए कौन सा मापक यंत्र है, इसके अंदर पीएमएमसी यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया गया है। और जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से सप्लाई पे काम करते हैं, डीसी सप्लाई पे काम करते हैं। तो ये जो डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर है ना, ये भी डीसी सप्लाई पर काम करेगा। लेकिन डीसी की तो आवृत्ति 0 हर्ट्ज है, डीसी की आवृत्ति हम मापते ही नहीं है, लेकिन हमको क्या है, एसी की आवृत्ति को मापेंगे इसी से। आवृत्ति तो किसकी मापेंगे, एसी की, लेकिन ये जब काम करेगा तो इसको कौन सी सप्लाई देनी पड़ेगी, डीसी। तो हमारे पास एसी सप्लाई, इसको चाहिए डीसी, तो हम क्या करेंगे, बीच में इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ब्रिज रेक्टिफायर। अब वो ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा, जो भी हम उसको एसी सप्लाई दे रहे हैं उसको किस में चेंज कर देगा, डीसी सप्लाई में चेंज करेगा, और डीसी सप्लाई में चेंज करके उन दोनों कॉइल्स के अंदर क्या करेगा, प्रवाहित करेगा। फिर उन दोनों कॉइल्स के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी उसके आधार पर उसके अंदर विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न होगा, और विक्षेपक टॉर्क के आधार पर उसके अंदर एक संकेतक लगा होता है, और वो संकेतक हमको फ्रीक्वेंसी का मान क्या करता है, प्रदर्शित करता है। चीजें समझ में आई? तो डायनामिक जो फ्रीक्वेंसी मीटर है वो डीसी सप्लाई पर काम करता है, याद रखना। कौन सी सप्लाई पर, डीसी। अब देखिए इसका डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको, डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर का डायग्राम। देखिए ये वाला जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर है। क्या है आपका, डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर। अब इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर हमने लगा रखा है एक ब्रिज रेक्टिफायर। ये क्या है आपका, ब्रिज रेक्टिफायर। तो मैंने क्या बोला था कि इसके अंदर ये डीसी सप्लाई पर काम करता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो एसी सप्लाई है उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, डीसी। तो देखिए यहां से कौन सी सप्लाई दे रहे हैं, इसको अपन एसी सप्लाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एसी सप्लाई। ये एसी सप्लाई इस कैपेसिटर के माध्यम से कहां जा रही है, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर उस एसी को किस में चेंज कर रहा है, डीसी में। और डीसी में चेंज करने के पश्चात देखिए प्लस वाले सिरे से सप्लाई कहां जा रही है, इस एक्स वाली कुंडली के अंदर जा रही है। तो यहाँ पर ये दो कुंडलियां, एक तो ये वाली कुंडली है और एक ये वाली, दोनों कुंडलियां एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित रहती है,
और दोनों कुंडलियों को ही हम डीसी सप्लाई पैदा करते हैं। तो ये वाला ब्रिज रेक्टिफायर है वो तो इस वाली कुंडली को डीसी सप्लाई दे रहा है। इधर भी एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है, लेकिन उस ब्रिज रेक्टिफायर के श्रेणी क्रम में यहाँ पर क्या लगा रखा है, प्रतिरोध। जबकि इस ब्रिज रेक्टिफायर के श्रेणी क्रम में यहाँ पर क्या लगा रखा था, कैपेसिटर लगा रखा है, लेकिन वहां पर क्या लगा रखा है, प्रतिरोध। तो वहां पर वो ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा, जो एसी आ रही है उसको डीसी में चेंज करेगा, और डीसी में चेंज करके उसको ये सेकंड वाली वाइंडिंग है, इस सेकंड वाली वाइंडिंग के अंदर क्या करेगा, डीसी सप्लाई प्रदान करेगा। तो ये जो एक्स और ये जो वाई, ये दोनों वाइंडिंग है, इन दोनों वाइंडिंगों को कौन सी सप्लाई मिलेगी, डीसी सप्लाई। तो आ तो एसी सप्लाई लिए, लेकिन ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये ब्रिज रेक्टिफायर उस एसी को डीसी सप्लाई में चेंज करके इन दोनों वाइंडिंगों के अंदर क्या करते हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। अब इन दोनों वाइंडिंगों के बीच में ये एक लोहे का क्या होता है, पॉइंटर लगा होता है। अब जैसे ही इसके अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, उसके अनुसार यह संकेतक क्या करेगा, आपका गति करेगा, और गति करके हमको उस वैद्युतिक राशि की आवृत्ति का क्या करेगा, मान प्रदर्शित करेगा। तो ये कौन सा मापक यंत्र है, तो ये मापक यंत्र है कौन सा, आपका डायनामिक आवर्ती मीटर। अगर ये इस डायग्राम से ये वाला चित्र आपका कंप्लीट नहीं होता है, तो इसको मैं अगर अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर एक बार अपने हाथों से यहाँ पे बना के समझा देता हूँ आपको। तो देखिए इसके अंदर अपन 2 कॉइल्स का प्रयोग करेंगे। कितने कॉइल्स का प्रयोग करेंगे, इसके अंदर 2 कॉइल्स। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कॉइल्स मैंने यहाँ पर ये बना दी, ठीक है, और एक कॉइल्स इससे 90 डिग्री पे बनाएंगे। तो इसके 90 डिग्री पर मैं क्या कर देता हूँ, एक दूसरी कॉइल्स बना देता हूँ। तो ये जो डायनामिक वाट मीटर है, इसके अंदर क्या किया जाता है, 2 कॉइल्स का उपयोग किया जाता है। तो ये 2 कॉइल्स बना दी, और दोनों कॉइल्स एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर होती है, तो दोनों कॉइल्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर स्थित होती है। चीजें क्लियर हुई। अब क्या करेंगे, इन दोनों कॉइल्स को डीसी सप्लाई चाहिए। अब डीसी सप्लाई देने के लिए हम क्या लगा देंगे, 2 ब्रिज रेक्टिफायर लगा देंगे। तो मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर तो यहां पर लगा दिया, तो ये मैंने लगा दिया ब्रिज रेक्टिफायर फर्स्ट, और एक ब्रिज रेक्टिफायर मैंने यहां पे लगा दिया, ठीक है, ये मैंने क्या लगा दिया, ब्रिज रेक्टिफायर सेकंड। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेंगे, जो इसको एसी सप्लाई आएगी उसको किस में चेंज कर देंगे, डीसी में। तो ब्रिज रेक्टिफायर, इससे अपन 2 तार निकलेंगे, एक निकलेगा प्लस वाला तार और एक निकलेगा माइनस वाला तार। अब इसको मैं मान लेता हूं ये एक्स वाली वाइंडिंग है, और ये कौन सी वाली वाइंडिंग है, वाई वाली वाइंडिंग है। इस ब्रिज रेक्टिफायर फर्स्ट से मैं क्या करता हूं, इस एक्स वाली वाइंडिंग को क्या कर देता हूं, सप्लाई प्रदान कर देता हूं। क्या, ब्रिज रेक्टिफायर फर्स्ट है, उसको मैंने एक्स वाली वाइंडिंग को क्या कर दी, सप्लाई प्रदान कर दी। इस वाले से, इस वाले सिरे को तो इससे जोड़ दिया। अब इसका जो सेकंड वाला सिरा है उसको मैं क्या करता हूं, इस सिरे के साथ जोड़ दिया। तो देखिए एक्स वाली वाइंडिंग का ये जो सिरा मान लेता हूं x1, ये सिरा x2, तो इसको मैंने इस ब्रिज रेक्टिफायर की सहायता से क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इस ब्रिज रेक्टिफायर के साथ अपन क्या लगाएंगे, एक कैपेसिटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कैपेसिटर, और कैपेसिटर लगा के यहां से कितने तार निकाल लेंगे, 2 तार निकाल लेंगे। ऐसे कैसे, ये ब्रिज रेक्टिफायर सेकंड है, इस ब्रिज रेक्टिफायर के साथ उसके साथ कैपेसिटर लगाया है, तो इसके साथ मैं एक क्या लगा दूंगा, प्रतिरोध, और प्रतिरोध लगा के यहां से 2 तार निकाल दूंगा, ठीक है। अब यहां से जो डीसी सप्लाई निकलेगी उसको मैं, ये जो वाई वाली वाइंडिंग है, इस वाई वाली वाइंडिंग के साथ इसको क्या करूंगा, इसके साथ जोड़ दूंगा। तो देखिए इसको मैंने इस ब्रिज रेक्टिफायर के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस वाई वाली वाइंडिंग का ये जो दूसरा वाला सिरा है, इस सिरे को मैं यहां से क्रॉस करके ले जाकर इस ब्रिज रेक्टिफायर के इस सेकंड सिरे के साथ मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। अब चीजें समझ में आई। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर फर्स्ट है, ये इस एक्स वाली वाइंडिंग को सप्लाई देने का काम कर रहा है। ये ब्रिज रेक्टिफायर सेकंड है, ये इस वाई वाली वाइंडिंग को क्या कर रहा है, सप्लाई। तो देखिए ब्रिज रेक्टिफायर सेकंड का एक सिरा वाई के इस सिरे से, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं y2। तो ब्रिज रेक्टिफायर सेकंड के दोनों सिरे y1 और y2 से जुड़े हुए हैं। ब्रिज रेक्टिफायर फर्स्ट के दोनों सिरे x1 और x2 से जुड़े हुए हैं। ब्रिज रेक्टिफायर फर्स्ट के साथ हमने कैपेसिटर जोड़ रखा है, जबकि सेकंड के साथ हमने क्या जोड़ रखा है, एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा है। अब यहां से क्या निकलेगी, आपकी जो भी सिंगल फेज एसी सप्लाई होगी वो जाएगी। तो इसके एक सिरे को तो मैं फेज के साथ जोड़ दूंगा, और इसके दूसरे सिरे को मैं किसके साथ जोड़ दूंगा, न्यूट्रल के साथ। इसका भी एक सिरा मैं फेज के साथ जोड़ दूंगा, और दूसरा सिरा किसके साथ जोड़ दूंगा, न्यूट्रल साथ। और इन दोनों सिरों के बीच में अपन क्या जोड़ देंगे, यहाँ से लोड जोड़ देंगे, और इन दोनों सिरों के बीच में यहां से अपन क्या दे देंगे, अपन सप्लाई दे देंगे। क्या दे देंगे, सप्लाई। तो चीजें समझ में आई। तो ये जो मापक यंत्र बनता है, ये कौन सा है, आपका डायनामिक प्रकार का मापक यंत्र। अब दोनों कॉइल्स के बीच में हम क्या लगा देंगे, एक संकेतक लगा देंगे।
या दोनों कॉइल्स के बीच में क्या लगा देंगे, एक संकेतक। तो ये दोनों कॉइल्स के बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक संकेतक लगा दिया या एक संकेतक। अब ये संकेतक पे क्या बना देंगे, एक पैमाना बना देंगे। क्या बना देंगे, एक पैमाना। ये जो पैमाना होगा इस पर लिखा होगा 50 हर्ट्ज। कितना लिखा होगा, 50 हर्ट्ज। फिर दोनों तरफ क्या होगा, इस पे आवर्ती का मान लिखा होगा ऐसे, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका कौन सा 45 हर्ट्ज हो गया, तो ये हो गया कितना 40 हर्ट्ज हो गया। इधर हो गया ये 55, तो ये कितना हो जाए, सॉरी ये हो जाएगा कितना आपका 60 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये है आपका डायनामिक प्रकार का आवर्ती मीटर। तो समझ में आई, दो वाइंडिंग होती है, दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होती है। इन दोनों वाइंडिंगों को डीसी सप्लाई चाहिए, तो डीसी सप्लाई चाहिए, लेकिन हमारे पास है एसी सप्लाई। हमारे पास कौन सी है, एसी सप्लाई। हमको एसी सप्लाई की आवृत्ति का मापन कर रहा है, लेकिन ये मापक यंत्र है वो डीसी सप्लाई पे काम करता है। तो हमने इस एसी सप्लाई को डीसी में बदलने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया। ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ से जो एसी सप्लाई आ रही है उसको डीसी सप्लाई में चेंज करके इस वाली वाइंडिंग को सप्लाई दे देगा। अब इस ब्रिज रेक्टिफायर के साथ हमने कैपेसिटर जोड़ दिया, तो इस वाली वाइंडिंग के अंदर जो धारा होगी वो कैपेसिटिव नेचर की होगी, अर्थात धारा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रहेगी, आगे रहेगी। ये जो सेकंड ब्रिज है उसको अपन ने वाई वाली वाइंडिंग के साथ जोड़ दिया। सेकंड ब्रिज भी यहाँ से जो एसी सप्लाई आ रही है उसको एसी सप्लाई जब ब्रिज के पास जाएगी तो डीसी में चेंज करेगा, डीसी में चेंज करके इस वाई वाली वाइंडिंग को दे देगा। इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, प्रतिरोध। तो देखिए क्या होगा कि ये जो वाइंडिंग है एक्स वाली वाइंडिंग, इस एक्स वाली वाइंडिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दो वाइंडिंग है, एक तो है आपकी कौन सी वाइंडिंग एक्स, और एक वाइंडिंग कौन सी है आपकी वाई वाली वाइंडिंग है। एक्स वाली वाइंडिंग के साथ मैंने जोड़ दिया कैपेसिटर, क्या जोड़ दिया, कैपेसिटर। लेकिन वाई वाइंडिंग के साथ मैंने क्या जोड़ा है, प्रतिरोध जोड़ा है। क्या जोड़ा है, प्रतिरोध। अब देखिए इसका अगर मेरे को कुल प्रतिरोध निकालना है तो कुछ प्रतिरोध होगा एक्ससी का और कुछ प्रतिरोध होगा क्या, एक्सएल का। यहाँ पर कुछ प्रतिरोध होगा क्या, एक्सएल, और ये कि इसका कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा वो आर। तो यहाँ पर भी एक्सएल है, यहाँ पर भी एक्सएल है। तो एक्सएल का तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सएल का मान तो दोनों के अंदर ही क्या है, समान। क्योंकि इन दोनों कॉइल्स की संरचना क्या होती है, बिल्कुल समान होती है। दोनों कॉइल्स समान तार के बनाई जाती है, दोनों कॉइल्स के अंदर फेरों की संख्या समान रखी जाती है, अर्थात कॉइल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कॉइल्स का तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा पर इस कॉइल्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के अंदर इसकी संरचना क्या है, समान। अब इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होगी या तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आर के ऊपर, और एक डिपेंड करेगी एक्ससी के ऊपर। और हम जानते हैं कि क्या होता है, एक्ससी बराबर क्या होता है, 1/2 पाई एफ इंटू क्या होता है आपका सी होता है। तो क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी मीटर का जब हम निर्माण करते हैं तो याद रखना कि जब नॉर्मल कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर, यानी कि सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था में बताइए एसी सप्लाई की आवृत्ति का मान कितना होता है। तो सामान्य अवस्था के अंदर एसी सप्लाई की आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज होता है। तो जब एसी सप्लाई की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी तो इसके अंदर ये जो कैपेसिटर और प्रतिरोध जो लगाए जाते हैं वो इस प्रकार के लगाए जाते हैं कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर ये जो XC है, इस XC का मान इस R के बराबर होता है। XC का मान किसके बराबर होता है, R के बराबर। लेकिन कब होगा, जब आवृत्ति का मान कितना होगा, 50 हर्ट्ज। तो इस मीटर के अंदर जब अपन ये C और R को जब हम संयोजित करते हैं तो इनकी वैल्यू का निर्धारण कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि जब इस परिपथ की सप्लाई आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज होगा, उस कंडीशन में इस कैपेसिटर के कारण प्रतिरोध का मान इस प्रतिरोध के क्या होगा, बराबर। अब देखिए XC का मान और R इन दोनों का प्रतिरोध बराबर है, तो इस वाली वाइंडिंग के अंदर जो XC होगा और इस वाली वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, R। अब जब सप्लाई आवृत्ति नॉर्मल हर्ट्ज होगी, कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी, उस कंडीशन में तो इस XC और R इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर। अब प्रतिरोध बराबर है तो दोनों कॉइल्स के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी क्या होगा, बराबर। और यदि दोनों कॉइल्स के अंदर धारा बराबर प्रवाहित हो रही है तो दोनों कॉइल्स के अंदर उत्पन्न होने वाले विक्षेपक बल का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात इस एक्स कॉइल के कारण जो विक्षेपक बल पैदा होगा TD1 और इधर से जो विक्षेपक पैदा होगा TD2, इन दोनों का मान भी क्या होगा, बराबर। अब ये मान लेते हैं कोई संकेतक है, इसमें दोनों तरफ से मैं बराबर बल लगा रहा हूं, तो क्या ये संकेतक कोई गति करेगा क्या, तो
तो इस तरफ से जितना बल लग रहा है उस तरफ से भी उतना ही बल, तो संकेतक है वो एक बीच अवस्था के अंदर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, ना तो ये इधर जाएगा और ना ही इधर, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स का मान क्या हो गया आपका बराबर हो गया। तो ये संकेतक प्रेजेंट टाइम में कौन सी स्थिति पर रहेगा, शून्य स्थिति पर, सीधी स्थिति में, और उस स्थिति में हमको फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिखाएगा, 50 हर्ट्ज दिखाएगा। समझ में आई? तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर इसके अंदर ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC और ये प्रतिरोध R है, इसका मान क्या होता है, बराबर। अब क्या होगा, जैसे ही सप्लाई स्रोत की आवृत्ति के मान में या तो कमी होगी या फिर क्या होगी, वृद्धि। आवृत्ति के मान में क्या होगी, या तो कमी होगी या फिर क्या होगी, वृद्धि। भाई 50 हर्ट्ज से या तो आवृत्ति कम हो सकती है या फिर 50 हर्ट्ज से आवृत्ति क्या हो सकती है, आपकी ज्यादा हो सकती है। अब आवृत्ति का मान कम या ज्यादा होने से बताइए किसका मान चेंज होगा, तो आवृत्ति का मान कम ज्यादा होने से XC का मान क्या होता है, चेंज। क्या प्रतिरोध का मान आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है क्या, तो प्रतिरोध का मान आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, यानी कि प्रेजेंट टाइम में इस प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आवृत्ति का मान चेंज होता है तो किसके मान में परिवर्तन होगा, XC के मान में होगा। और हम जानते हैं कि XC बराबर 1/2π FC होता है, अर्थात XC का मान फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। XC का मान क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती, अच्छी तरह पढ़ा हुआ है आपने। अब क्या होगा, अगर सप्लाई स्रोत की आवृत्ति, ये जो सप्लाई स्रोत है इसकी आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो बताइए XC का मान क्या होगा, कम। और जब XC का मान कम होगा मतलब X वाली वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या हो गया, कम। और जब X वाली वाइंडिंग का प्रतिरोध कम हो जाएगा तो इस वाली वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जबकि इस वाली वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, कम रहेगा, क्योंकि इसके अंदर तो प्रतिरोध फिक्स है, उसके अंदर तो पहले जितनी धारा बह रही थी अब भी उतनी ही धारा प्रवाहित होगी। तो धारा के मान में इस वाई वाली वाइंडिंग के अंदर तो प्रवाहित धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आवृत्ति का मान कम होने से इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान क्या हो जाता है, सॉरी, आवृत्ति का मान बढ़ने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, अर्थात कैपेसिटर के प्रतिरोध का मान घट जाता है। और जब कैपेसिटर के प्रतिरोध का मान घटेगा तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा। और जब धारा का मान बढ़ेगा तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD है ना, इसका मान भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD का मान बढ़ेगा तो ये जो संकेतक पर इस दिशा में बल लगाएगा और संकेतक को ये जो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति थी उससे इस तरफ यानी कि दाई तरफ इसके अंदर क्या कर देगा, गति कर देगा। और इस तरफ ये जो संकेतक होता है उस पर लिखा होता है हाई और इस तरफ लिखा होता है लो। तो यानी कि ये जो संकेतक है वो उच्च आवृत्ति की तरफ क्या करेगा, आपका गति करेगा। समझ में आई कि संकेतक उच्च आवृत्ति की तरफ गति किस प्रकार से करता है और क्यों करता है, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान, फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान कम हुआ। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान कम हुआ तो एक्स वाली वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्यादा हुआ। धारा का मान ज्यादा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान ज्यादा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान ज्यादा तो संकेतक है इधर टॉर्क कम है इधर टॉर्क ज्यादा है, इधर टॉर्क क्या है आपका कम और इधर बल क्या है आपका ज्यादा। तो हमेशा जो संकेतक है वो ज्यादा से कम की तरफ गति करेगा तो उस डायरेक्शन के अंदर गति कर जाएगा और हमको फ्रीक्वेंसी का मान क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ये तो कब हुआ, जब फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से क्या है, ज्यादा। अगर फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कम हो तो, अगर फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कम हो, अर्थात फ्रीक्वेंसी का मान यदि कम होगा तो बताइए कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC का मान क्या होगा, ज्यादा। XC यानी कि इस कैपेसिटर के प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा। और बताइए जब कैपेसिटर के अंदर प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा यानी कि इस ब्रांच का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि अब प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया। उसके अंदर तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है कौन सी वाइंडिंग में, एक्स वाली वाइंडिंग में। किसके कारण हो रहा है, कैपेसिटर के कारण, क्योंकि कैपेसिटर का प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, आवृत्ति के ऊपर निर्भर कर रहा है। अब धारा कम बह रही है, धारा कम बह रही है तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD है इसका मान क्या हो जाएगा, कम। और ये जो TD2 है इसका मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब ज्यादा इस तरफ हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा, कम। तो अब ये जो संकेतक है वो किस तरफ गति करेगा, आपका बाईं तरफ गति करेगा। और इस तरफ क्या लिखा हुआ है, लो, अर्थात ये फ्रीक्वेंसी की कम वैल्यू को क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सा मापक यंत्र है, आपका डायनामिक प्रकार का मापक यंत्र है। तो इसकी सहायता से इस प्रकार से हम आवृत्ति का क्या करते हैं, मापन करते हैं। चीजें समझ में आई आपके कि डायनामिक मापक यंत्र क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, अब मैं इसको आपको लिखवा देता हूँ, चीजें जो समझ में आ गई होगी इसको मैं लिखवा देता हूँ।
देखिए डायनामिक मापक यंत्र, क्या लिखोगे, इस मापक यंत्र में, या फिर लिख लो यह मापक यंत्र, यह, ऐसे लिखो पहले, इस मापक यंत्र में मूविंग कॉइल यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस मापक यंत्र में है जो मूविंग कॉइल यंत्र का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चीजें क्लियर। यह डीसी विद्युत धारा, डीसी विद्युत धारा पर कार्य करता है। ये क्या करता है, आपका डीसी विद्युत धारा पर कार्य करता है। फिर आगे लिखोगे इसमें दो कुंडलियों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थापित किया जाता है। 90 डिग्री पर स्थापित किया जाता है। कुंडली एक्स को, या फिर लिख सकते हैं कुंडली एक्स को ब्रिज रेक्टिफायर फर्स्ट की सहायता से डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है तथा इसके श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर संयोजित करता है। एक क्या करते हैं अपन, कैपेसिटर संयोजित करते हैं। ठीक है। फिर आगे लिखो कि कुंडली वाई को, क्या, कुंडली वाई को ब्रिज रेक्टिफायर सेकंड की सहायता से डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं। डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं तथा इसे एक प्रतिरोध के साथ R के साथ संयोजित करते हैं। तो बताइए इस संरचना समझ में आ गई। संयोजित करते हैं। फिर दोनों कॉइल्स के बीच में एक संकेतक लगा रहता है। देखिए दोनों कॉइल्स अपनी जगह पर फिक्स रहती है, दोनों कॉइल्स घूमती नहीं है, घूमता कौन है, ओनली संकेतक। तो दोनों कॉइल्स के बीच में क्या, दोनों कॉइल्स के बीच एक संकेतक स्थापित किया जाता है। फिर आगे लिखोगे इस मापक यंत्र की आवर्ती मापन सीमा क्या होती है, उच्च होती है। कितना होती है, तो 40 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज, 40 से 60 हर्ट्ज होती है। इसकी आवर्ती माप सीमा क्या होती है, उच्च कितनी होती है, 40 से 60 हर्ट्ज होती है। चीजें क्लियर हुई। 40 से 60 हर्ट्ज क्या होती है, इसकी आवर्ती माप सीमा होती है। फिर आगे क्या लिखोगे, इसका उपयोग, क्या,
इसका उपयोग उच्च वोल्टेज वाले परिपथों की आवर्ती का मान ज्ञात करने में किया जाता है, ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, इसकी सहायता से आवर्ती का यथार्थ मान, यथार्थ मतलब सही सही मान, यथार्थ मान प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसके अंदर आगे के लिखोगे, इसमें नियंत्रक प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता, उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो एक्स और वाई वाइंडिंग के अंदर जो डिफ्लेक्शन पैदा हो रहा है ना, इनके अंदर जो टॉर्क पैदा हो रहा है एक्स और वाई वाइंडिंग, इनका टॉर्क की कंट्रोलिंग टॉर्क का काम कर देता है। इस कारण इस मापक यंत्र के अंदर कोई कंट्रोलिंग टॉर्क का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये आपका सेकंड है, वो डायनामिक प्रकार का वाटमीटर आपका कंप्लीट होता है। अब केवल एक प्रकार का वाटमीटर और पढ़ा है, एक प्रकार का और वाटमीटर पढ़ना है, उसको भी आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके जो वाटमीटर नहीं, फ्रीक्वेंसी मीटर। अब केवल आपका एक प्रकार का और फ्रीक्वेंसी मीटर बचा हुआ है, उसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने डायनामिक प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर देखा कि इसके अंदर दो कॉइल्स है, दोनों कॉइल्स को डीसी सप्लाई काम कर रही है, दो ब्रिज रेक्टिफायर की सहायता से क्या कर रहे हैं, अपन धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो हम अगला यानी कि मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर पढ़ रहे हैं, इसकी संरचना भी डायनामिक प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर के लगभग समान ही होती है, लेकिन ये डीसी पर काम करता है। लेकिन वो मापक यंत्र है वो डीसी पर काम नहीं करता, वो मापक यंत्र किस पे काम करता है, आपका एसी पे काम करता है। किस पे काम करता है, आपका एसी पे। तो उस मापक यंत्र के अंदर भी कॉइल्स तो वही दो होगी। कितने कॉइल्स होगी, दो कॉइल्स होगी। दोनों कॉइल्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थापित होगी, और दोनों कॉइल्स के बीच में अब जो प्रतिरोध और इंडक्टर है वो अलग अलग होते हैं यहां से। तो दोनों कॉइल्स की संरचना तो क्या होती है, आपके समान होती है कि दोनों कॉइल्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है। दोनों कॉइल्स के बीच में संकेतक होता है, बीच में 50 हर्ट्ज होता है, लेफ्ट साइड पे लो होता है, राइट साइड पे क्या होता है, आपका हाई होता है। तो क्या तीसरा प्रकार का हम जो मापक यंत्र पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, मूविंग आयरन आवर्ती मीटर। ठीक है भाई, आवर्ती मीटर पढ़ रहे हैं, गलती से कोई दूसरे मीटर का नाम आ जाए तो कोई नहीं, कंफ्यूज मत होना। तो मूविंग आयरन आवर्ती मीटर यानी कि MI फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में क्या अपन देखेंगे, अपन MI फ्रीक्वेंसी मीटर। तो याद रखना, इसके अंदर जो एक्स वाली कुंडली है ना, अब उसके अंदर तो क्या किया था हमने, ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग किया था, और ब्रिज रेक्टिफायर के साथ क्या लगा दिया था, कैपेसिटर। अब यहां पर हम कैपेसिटर का प्रयोग नहीं करेंगे, उस वाले के अंदर हमने कैपेसिटर का प्रयोग किया था, लेकिन इस वाले के अंदर हम प्रयोग करेंगे इंडक्टर का। किसका प्रयोग करेंगे, इंडक्टर। तो ये जो वाई वाली कुंडली है ना, इसके श्रेणी क्रम में मैं लगाऊंगा एक इंडक्टर। क्या, वाई वाली कुंडली के श्रेणी क्रम में क्या लगाऊंगा, एक इंडक्टर लगाऊंगा। ठीक है, इस इंडक्टर को मैं किससे लिख दूंगा, L2 से। तो ये क्या है, वाई वाली वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में मैंने एक इंडक्टर लगा दिया। जबकि ये जो एक्स वाली वाइंडिंग है, इसके श्रेणी क्रम में मैं लगाऊंगा एक प्रतिरोध। इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाऊंगा, एक प्रतिरोध। तो एक्स वाली वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में मैंने क्या लगाया, प्रतिरोध लगाया। अब बताइए, इसके श्रेणी क्रम में मैंने प्रतिरोध लगाया, इसके श्रेणी क्रम में मैंने इंडक्टर लगाया, तो क्या होगा, ये जो वाई वाली वाइंडिंग है, इस वाई वाली वाइंडिंग का इंडक्टेंस क्या, इस वाई वाली वाइंडिंग का जो इंडक्टेंस है वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब कुछ इंडक्टेंस तो इस वाली वाइंडिंग का, कुछ ये, लेकिन इस वाली वाइंडिंग का इंडक्टेंस तो वाई वाली वाइंडिंग का इंडक्टेंस एक्स वाली वाइंडिंग के बराबर है। तो इन दोनों का इंडक्टेंस तो एक दूसरे पर कोई प्रभाव करेगा नहीं, क्योंकि इसके इंडक्टेंस का मान यदि 5 है तो इसके भी इंडक्टेंस का मान कितना होगा, 5। तो इन दोनों के इंडक्टेंस का तो इन वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया, वाई वाली वाइंडिंग के साथ एक इंडक्टेंस और जोड़ दिया।
जिससे अब Y वाली वाइंडिंग के अंदर इंडक्टेंस का मान क्या हो गया, ज्यादा, और जो X वाली वाइंडिंग है उसके अंदर इंडक्टेंस का मान क्या होगा, तो X वाली वाइंडिंग के अंदर जो इंडक्टेंस L है उसका मान क्या होता है, आपका कम होता है। याद रह जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, एक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में हमने इंडक्टेंस लगा दिया, जबकि दूसरी वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में हम क्या लगा रहे हैं, प्रतिरोध। जिस वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में इंडक्टेंस लगाएंगे उसके इंडक्टेंस का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके समांतर क्रम में यहां से एक प्रतिरोध लगाएंगे और प्रतिरोध लगा के इन दोनों सिरों को आपस में हम ऐसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चीजें समझ में। फिर यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक इंडक्टर लगाएंगे, या फिर इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या किया, मैंने एक प्रतिरोध लगाया ये, और प्रतिरोध लगा के इन दोनों सिरों को मैंने यहां से क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये वाला सिरा कौन सा हो जाएगा, आपका R2। ऐसे मैंने यहां से क्या किया, यहां पर एक इंडक्टर लगाया, इसकी सीध में लगाएंगे अपन, मैंने एक इंडक्टर लगाया और इंडक्टर लगा के इस वाली वाइंडिंग को मैंने यहां से जोड़ दिया। अब एक सिरा तो यहां से निकला तो उसको मैंने यहां से जोड़ दिया। अब दूसरा सिरा क्या होगा, इस वाली वाइंडिंग को इस वाली वाइंडिंग के साथ, इस वाली वाइंडिंग को इस वाली वाइंडिंग के साथ जोड़ के, और इन दोनों सिरों को अपन कुछ इस प्रकार से अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए एक सिरा तो यहां से निकल गया इसका, और एक दूसरा सिरा इसका यहां से निकल जाएगा, तो दूसरा सिरा मैंने यहां से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो संरचना बनी है, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी मीटर बना है, ये फ्रीक्वेंसी मीटर कौन सा हो गया, आपका मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया। तो मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर के अंदर ये है इंडक्टेंस L1 और ये प्रतिरोध हो जाएगा R2। तो Y वाली वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में तो इंडक्टेंस लगाते हैं, जबकि X वाली वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं, प्रतिरोध। फिर इन दोनों के समांतर क्रम में अपन क्या लगा देते हैं, एक इंडक्टर लगा देते हैं, और इन दोनों के समांतर क्रम में एक क्या लगा देते हैं, अपन प्रतिरोध लगाते हैं। तो क्या होता है, X वाली वाइंडिंग के अंदर इंडक्टेंस कम और Y वाली वाइंडिंग के अंदर इंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन यानी कि नॉर्मल आवर्ती पर तो वही होगा। अब सेम चलेगी आपकी कार्य प्रणाली जो लास्ट वाली थी, कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज पे बात कर रहे हैं। तो जब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी उस टाइम तो क्या होगा, X वाली कुंडली के अंदर जो प्रतिरोध होगा, क्या X वाली कुंडली का प्रतिरोध और जो Y वाली कुंडली है उसका प्रतिरोध क्या होगा, बराबर होगा। दोनों वाइंडिंगों का प्रतिरोध क्या होगा, बराबर। तो दोनों वाइंडिंगों का प्रतिरोध बराबर कब होगा, जब आवर्ती का मान कितना होगा, 50 हर्ट्ज। तो जब नॉर्मल आवर्ती पर तो X वाली वाइंडिंग और Y वाली वाइंडिंग के अंदर प्रतिरोध का मान बराबर होता है, अर्थात जब इन दोनों वाइंडिंगों के अंदर प्रतिरोध का मान बराबर होगा तो बताइए दोनों वाइंडिंगों के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी क्या होगा, बराबर। और जब धारा का मान बराबर होगा तो इन दोनों वाइंडिंगों के अंदर जो टॉर्क पैदा होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा होगा, उसका मान भी क्या होगा, बराबर। अर्थात ये जो संकेतक है इस पर दोनों ही तरफ से क्या होगा, बराबर मान का टॉर्क पैदा होगा, TD बराबर होगा TD, यानी कि TD2 और TD1 इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर। यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 1 बराबर क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 2। यानी कि X वाली वाइंडिंग के कारण जो जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा होगा उतना ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इस Y वाली वाइंडिंग के कारण पैदा होगा, क्योंकि दोनों का प्रतिरोध समान, दोनों के अंदर धारा का मान समान, धारा का मान समान, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान भी क्या होगा, समान। अब इस संकेतक पर दोनों तरफ से समान बल लग रहा है तो संकेतक अपनी स्थिति पर खड़ा रहेगा, ना तो ये लो की तरफ जाएगा और ना ही हाई की तरफ, अर्थात फ्रीक्वेंसी को कितनी हर्ट्ज बताएगा, ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मान प्रदर्शित करेगा। लेकिन क्या होगा, अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी का मान, अब क्या होगा, जैसे ही जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। 50 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कितनी होगी, 40 हर्ट्ज, अर्थात फ्रीक्वेंसी का मान क्या हुआ, घटा। तो हम जानते हैं कि जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का जो प्रतिरोध होता है उसको अपन XL से लिखते हैं, और XL बराबर क्या होता है, 2 पाई F इंटू क्या होता है, L होता है नहीं होता। अगर फ्रीक्वेंसी का मान कम हुआ, F का मान यदि कम होगा, फ्रीक्वेंसी हमने 50 से 40 की है, फ्रीक्वेंसी का मान घटा, फ्रीक्वेंसी का मान घटा, तो बताइए इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL का मान घटेगा, और XL क्या है, Y वाली कुंडली का क्या है, प्रतिरोध। तो फ्रीक्वेंसी का मान घटने से इस Y वाली कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली जो धारा है उस धारा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। कब घटती है धारा, जब फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मान घटने से XL का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। सॉरी, घटेगा नहीं। देखिए फ्रीक्वेंसी का मान घटने से XL का मान क्या हो गया, घट गया।
एक्सएल क्या है, प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध कम हो गया तो इसके अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी का मान कम होने से इस वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सएल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू क्या होता है, एल। तो फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा तो इस वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान कम होगा, और जब इस वाइंडिंग में प्रतिरोध कम हो जाएगा तो इस वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात वाई वाली वाइंडिंग के अंदर धारा क्या बहेगी, ज्यादा। लेकिन एक्स वाली वाइंडिंग के साथ तो कौन लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है। इस प्रतिरोध पर उस फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसमें तो धारा पहली वाली धारा की क्या रहेगी, समान। अब इस वाली वाइंडिंग के अंदर धारा का मान बढ़ने से क्या हुआ, जो टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इसका मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब टीडी2 का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब ये टीडी2 का मान ज्यादा हो गया, इसका मान कम है। ये ज्यादा है, ये कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ क्या लगेगा, बल। इधर क्या ऊंचा बल लग रहा है आपका, ज्यादा। इधर क्या है, कम। तो ये ज्यादा से कम की तरफ बल लगेगा, तो ये संकेतक है वो कम की तरफ क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। अर्थात फ्रीक्वेंसी का मान हमको कितना बता देगा, 40 हर्ट्ज बता देगा। तो जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कितनी हो रही है, 40 हर्ट्ज हो रही है, अर्थात फ्रीक्वेंसी का मान कम हो रहा है, तो संकेतक है वो किस तरफ गति करेगा, आपका बाईं तरफ गति करता है। क्यों गति करता है वो चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मान कम होने से इस कॉइल के प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। कॉइल का प्रतिरोध का मान कम हुआ तो कॉइल्स के अंदर बहने वाली धारा का मान बढ़ जाता है। धारा का मान बढ़ेगा तो विक्षेपण बल का मान बढ़ेगा, विक्षेपण बल का मान बढ़ेगा तो ये संकेतों को इधर क्या कर देगा, धकेल देगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी का मान, अगर क्या हो जाए, अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाए 50 हर्ट्ज से, अब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए, 60 हर्ट्ज हो जाए, कितनी हो जाए, 60। तो बताइए जब फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा, क्या फ्रीक्वेंसी का मान जब बढ़ेगा तो इस कॉइल्स के प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस कॉइल्स के प्रतिरोध यानी कि एक्सएल का मान, अब एक्सएल का मान क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब कोयल का प्रतिरोध बढ़ गया तो बताइए कॉइल्स के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब धारा घटेगी तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा हुआ था उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। अब इधर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा, इधर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। तो इधर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान ज्यादा और इधर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान क्या हो गया, कम। तो अब ये संकेतक है वो किस तरफ गति करेगा, इधर। और इधर गति करके हमको फ्रीक्वेंसी कितनी बताएगा, 60 हर्ट्ज हमको फ्रीक्वेंसी का मान क्या करेगा, आपका प्रदर्शित कर देगा। तो इस प्रकार इस मापक यंत्र की जो कार्य प्रणाली है वो लगभग लगभग कैपेसिटर वाले प्रकार के मापक यंत्र के बराबर है। वहां पर हमने कैपेसिटर प्रयोग किया था, मूविंग आयरन के अंदर हम क्या करते हैं, इंडक्टर का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आई कि किस प्रकार से ये आवर्ती का मापन करते हैं। इसको लिखवा दूं। तो देखिए मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर, इसके अंदर लिखोगे, इसमें दो कुंडलियों का उपयोग किया जाता है। कितनी कुंडलियों का, इसमें है वो दो कुंडलियों का उपयोग किया जाता है। फिर आगे लिखोगे कुंडली एक्स के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध तथा समांतर क्रम में तथा समांतर क्रम में एक इंडक्टर संयोजित कर, जिससे इस कुंडली के जिससे इस कुंडली के इंडक्टेंस का मान घट जाता है। भाई समांतर क्रम में कोई इंडक्टेंस लगा रहे हैं तो समांतर क्रम में लगाएंगे तो उसका मान तो क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। प्रतिरोध और इंडक्टर के अंदर मान क्या होता है, घटता है। तो ये चीज समझ में आई कुंडली एक्स के बारे में। ऐसे कुंडली वाई के अंदर लिखोगे कि कुंडली वाई के श्रेणी क्रम में
कुंडली वाई के श्रेणी क्रम में एक इंडक्टर कुंडली वाई के श्रेणी क्रम में एक इंडक्टर तथा समांतर क्रम में प्रतिरोध संयोजित करते हैं। प्रतिरोध संयोजित करते हैं जिससे कुंडली वाई का इंडक्टेंस बढ़ जाता है। इंडक्टेंस क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। चीजें क्लियर हुई? अब जो वर्किंग मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि नॉर्मल अवस्था में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर तो दोनों कुंडलियों में उत्पन्न जो विक्षेपण बल है उसका मान क्या होगा, समान होगा। तो ये लिखवा देता हूं, सामान्य आवृत्ति पर क्या, सामान्य आवृत्ति यानी कि 50 हर्ट्ज पर दोनों कुंडलियों में विक्षेपण बल का मान समान रहता है। विक्षेपण बल का मान क्या रहता है, समान, जिससे संकेतक 50 हर्ट्ज या मध्य स्थिति में बना रहता है। मध्य स्थिति में बना रहता है। ठीक है, इसकी सहायता से उच्च विद्युत धारा परिपथों की आवर्ती का मापन किया जा सकता है। इसकी सहायता से आवर्ती का यथार्थ मान प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी सहायता से आवर्ती का यथार्थ मान प्राप्त होता है। फिर आगे क्या लिखोगे, और इसके अंदर इसमें कोई नियंत्रक प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता। तो देखिए, ये तीनों प्रकार के आपके आवर्ती मीटर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने रीड प्रकार की आवर्ती मीटर देखा, इलेक्ट्रोडायनामिक प्रकार का आवर्ती मीटर देखा, और लास्ट में था आपका मूविंग आयरन डायनामिक मीटर। तो 3 प्रकार के आवर्ती मीटर थे। तीनों प्रकार के आवर्ती मीटर को हमने कंप्लीट कर लिया है। तीनों के अंदर जो भी डाटा आपको लिखा है उसको अच्छी तरह से नोट करना और बार बार की में इसका रिवीजन करना। आपकी एग्जाम्स के अंदर जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया उसके अंदर से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, तो इस टॉपिक्स की आपको बार बार की में और अच्छे से रिवाइज करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।